आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग सीडीपी का 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ये सारे क्वेश्चन आपका जेटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन सारे सेशन के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आप आखिर 30/30 में कहाँ पर लाई करते हैं। सेशन देखते टाइम आप ये भी चेक करते चलिएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है और अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पेस्ट कर सकते हैं। और चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास के क्षेत्र में द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी सजेस्ट मस्तिष्क नमनीयता किस चीज को सुझाता है। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी। हम लोगों का ब्रेन जो है, ब्रेन में क्या है, न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है। न्यूरॉन है, आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे। और हम लोग सभी जानते हैं कि जब चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है तो वो चाइल्ड का डेवलपमेंट में दो फैक्टर इन्वॉल्व है। वो क्या क्या है आपका, एक हो गया हेरिडिटी और दूसरा हो गया इन्वायरमेंट। तो ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जैसे जैसे समय बीतता है, टाइम पास होता है, चाइल्ड का विकास होता है, वहां पर ये दोनों फैक्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां पर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में भी क्या होता है, चेंज होता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। तो यह पूछा जा रहा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट के केस में आपका ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। चारों ऑप्शन आप पढ़ ले होंगे अभी तक। आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए कहना चाह रहा है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है हम लोगों का, तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है चाइल्डहुड वाला पीरियड और एडोलसेंस वाला पीरियड, क्योंकि इसी टाइम मैक्सिमम कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम लोगों को हो जाता है। और इस टाइम अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कोई भी दिक्कत आती है तो फिर बाद में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रेन प्लास्टिसिटी किस चीज को सजेस्ट करता है कि चाइल्डहुड का इंटायर पीरियड और एडल्सेंस का इंटायर पीरियड जो होता है सेंसिटिव पीरियड होता है किस चीज के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फैक्टर रिलेटेड टू हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोर्सेस फ्रॉम इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट, यानी किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत क्या करता है, हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट, जो कि गलत स्टेटमेंट है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज में, बच्चे का डेवलपमेंट में। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इंटरेक्ट इन कॉम्प्लेक्स वेज टू सेफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को प्रभावित करता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जो है इंटरेक्ट करता है कॉम्प्लेक्स वे में डेवलपमेंट को शेप देने के लिए, यानी कि विकास को आकार देने के लिए जटिल तरीके से ये दोनों आपस में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सही हो जाएगा। सर ऑप्शन देखेंगे तो सर ऑप्शन आप यहाँ से छाट सकते हैं कि नेवर इंटरेक्ट, जबकि हम लोग जानते हैं कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट करता है, हैव वेरी मिनिमल इम्पैक्ट, ये भी गलत हो जाएगा। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट वाला क्लास ऑलरेडी करा चुके हैं यूट्यूब में भी, यूट्यूब में आप देख सकते हो उस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि ये चाइल्ड एक्यूयर्स द अर्लीस्ट सोशलाइजेशन लेसन, यानी कि प्रारंभिक समाजीकरण की, एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ कहाँ से पाता है, विद्यालय से, मीडिया से, माता पिता या अखबारों से। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट कौन सा हो जाएगा आपका। सोशलाइजेशन एजेंट दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी और एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। तो आपका जो माता पिता है, पेरेंट्स है, ये क्या है आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है। और हम लोग को सेकेंडरी की बात करें तो स्कूल आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट हो जाएगा, आपका मीडिया आपका सोशलाइजेशन एजेंट सेकंड में आ जाएगा, ये पत्र पत्रिका भी किस में आ जाएगा आपका, सेकंड में आ जाएगा। अगर आप जेटेट का फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। वहां पर आपको पेपर 1 के लिए भी बैचेस दिखेगा, वीडियो क्लासेस, नोट्स और टेस्ट सीरीज, टोटल 15 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा को इंक्लूड नहीं है, बाकी सारा सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 का साइंस सोशल साइंस दोनों का है। और साथ ही हम लोग कॉम्बो बैच भी लॉन्च किए हैं सो दैट आप इजीली एक्सेस कर पाए सारे बैच को। इसके अलावा जो बैच लेना नहीं चाहते उन लोगों के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड है, तो उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया गया पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। पेपर 1 का टेस्ट सीरीज आपको 15 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा, पेपर 2 का भी 15, सारा में आपका 15 टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि एज पर जीन पियागेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार
निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगता है? यानी कौन सा स्टेज में बच्चा क्या करता है, सिंबल्स का यूज करके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो आप याद रखिएगा कि जीन पियाजे के द्वारा टोटल 4 स्टेज दिया गया। कितना स्टेज दिया गया आपका? 4 स्टेज। ये 4 स्टेज यहाँ आपको दिख रहा है, सेंसरी मोटर, प्री प्रोपोर्शनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो जो प्री 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 पूर्व संक्रियात्मक वाला जो स्टेज है, प्री पोपरेशनल, यहाँ पर स्पेलिंग लगता है गलत है, प्री पोपरेशनल, इस स्टेज में क्या करता है, बच्चा क्या करना स्टार्ट कर देता है, सैम्बल्स का यूज करके ऑब्जेक्ट को पहचानना स्टार्ट कर देता है आपको। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा एज ग्रुप पूछा जाता है कभी कभी, तो आप याद रखिएगा जो सेंसरी मोटर का एज ग्रुप होता है कि 0 से 2 साल तक हम लोग सेंसरी ग्रुप को मानते हैं कि इस एज तक में सेंसरी मोटर का स्टेज डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे। प्री प्रोपोर्शनल का अगर हम लोग एज ग्रुप को देखें तो 2 से 7 साल तक हम लोग क्या मानते हैं, प्री प्रोपोर्शनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक स्टेज मानते हैं। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो आपका औपचारिक वाला जो हो जाएगा, या उसके बाद आ जाएगा 7 से 11 साल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। फॉर्मल में क्या आ जाएगा कि 11 साल से 15 साल तक हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के रूप में मानते हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचना क्या कहलाता है? तो हम लोग जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वाला क्लास लिए थे, वहां आपको बताए थे कि जो ब्रेन में नॉलेज का एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग स्कीमा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको सेशन कैसा लग रहा है, सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सो दैट डेली बेसिस पर वीडियो बनाने का मोटिवेशन जो है आपके लिए बना रहे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ छूट गया है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है जेडपीटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जेडपीटी क्या होता है, जेडपीटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इन लर्निंग किसने दिया था, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया था, आपका वाइगोटस्की के द्वारा दिया गया। तो लेव वाइगोटस्की के द्वारा आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट दिया गया। और क्या क्या दिया गया, स्केप फोल्डिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी कौन दिया, वाइगोटस्की के द्वारा दिया गया। और क्या दिया गया आपका एमकेओ का जो कॉन्सेप्ट है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, ये कॉन्सेप्ट भी किसने दिया, आपका वाइगोटस्की के द्वारा दिया गया। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोटस्की स्पष्ट रूप से डैश की महत्वता पर जोर देता है, डैश की महत्वता पर जोर देता है। While describing the process of thinking, लेव वाइगोटस्की कैटेगरीली emphasized on the importance of, किस चीज की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है चिंतन प्रक्रिया के केस में, मैचुरेशन, नेगेटिव फीडबैक तक कोई होगा ही नहीं, रीइंफोर्समेंट भी नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा यहाँ कल्चर का जोर देता है। कौन, लेव वाइगोटस्की के द्वारा आपका कल्चर पर जोर देता है, किस चीज के लिए, चिंतन प्रक्रिया को वर्णन करने के लिए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, जस्ट ए मिनट, कल्चर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फ्लोइंग प्रपोज्ड ए सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेज टू डिस्क्राइब मोरल रीजनिंग अमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता यानी मोरल रीजनिंग का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सोचाया। तो मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी तो किसने दिया था, कोहलबर्ग, कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये क्लास भी हम लोग यूट्यूब में कराया है, यूट्यूब में जाकर के आप देख सकते हैं, जेटेट सीडीपी का प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा, वहां पर ये सारे थ्योरी आपको मिल जाएगा। जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, लॉरेंस कोहलबर्ग का आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये सारा हम लोग करा चुके हैं इसका थ्योरी वाला पार्ट। तो आप याद रखिएगा कि इसमें जो है कोहलबर्ग के द्वारा जो डेवलपमेंट थ्योरी दिया गया मोरल डेवलपमेंट, ये 3 स्टेज की बात किया या 3 स्टेज की बात किया, और फिर उन 3 स्टेज को 2-2 पार्ट में बांटा था। ठीक है, आपको याद होना चाहिए 3 स्टेज कौन कौन सा था आपका, एक था आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा क्या होता है कन्वेंशनल स्टेज, और तीसरा क्या होता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। 3 स्टेज में बांटा, फिर इन तीनों को अलग अलग 6 टोटल टाइप आ जाता है किसका, लॉरेंस कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है, एक असर्शन दिया हुआ आपका अभिकथन दिया हुआ, और अभिकथन क्या बोल रहा है कि एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो स्टेटमेंट आप पढ़ लिए, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसके पीछे तर्क दिया गया
कि एक सहायक माहौल में विद्यार्थी नॉलेज निर्माण करने में सक्षम होता। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। और स्टेटमेंट ए का एकदम परफेक्ट डेफिनेशन कौन दे रहा है? स्टेटमेंट आर इसका सही एक्सप्लेनेशन दे रहा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कि एक टीचर को अगर बढ़िया से टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स नहीं मिलेगा तो बढ़िया से क्लासरूम में परफॉर्म कैसे कर पाएंगे? जब आपके पास टीचिंग एड बढ़िया बढ़िया रहेगा तब आप कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। यही चीज बताया असर्शन ए में। और रीजन दिया गया कि स्टूडेंट इस इन सारे माहौलों में अच्छे से सीखते हैं। सही बात है। अगर कंड्यूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट रहेगा तो बच्चे जल्दी सीख पाएंगे और ज्यादा लॉन्ग टर्म तक रिटेंशन पावर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है आईक्यू के बारे में। इंटेलिजेंसी क्यूटेंट टेस्ट आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर। हम लोग सभी जानते हैं कि जो आईक्यू टेस्ट होता है इसको क्या किया जाता है? आलोचना किया जाता है कि ये पूरा का पूरा आईक्यू टेस्ट पूरा का पूरा 100% सही नहीं है। ये बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का मानना है और सही भी, और बात सही भी है कि आईक्यू टेस्ट 100% ये सही नहीं है, क्योंकि एक पक्षपाती मानदंड है। क्या ये एक बायस्ड नॉर्म्स है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसको हम लोग क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो नॉर्म्स है वो सारा पक्षपाती है, बायस्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि लेब बाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? चिंतन में बाधक है। गलत बात है। भाषा क्या है? चिंतन में कभी बाधक नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, चिंतन को सुसाधित करती है, फैसिलिटेटेड थिंकिंग। ये आपका सही हो जाएगा। चिंतन को और विस्तार करता है, एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है। कौन? आपका लैंग्वेज। और हम लोग जानते हैं कि लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है। इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। आपका जो भी भावना है, आपका जो भी एक्सप्रेशन है, इसको आप कैसे दर्शाते हैं? लैंग्वेज के माध्यम से आप दर्शा सकते हैं, सिंबल के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। बट लैंग्वेज इज द बेस्ट मीडियम। आप किसी भी चीज को बताना है किसी को, जैसे अभी आपको पढ़ा रहे हैं, तो लैंग्वेज आपका बेस्ट मीडियम है। यहाँ पर अगर हम सिर्फ मार्क करते रहते तो आपको मजा नहीं आता। आप सुन भी रहे तो आपको बेहतर समझ में आ रहा। तो लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में? थिंकिंग को बढ़ाने में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए होम साइंस का विषय और लड़कों के लिए फिजिकल एजुकेशन के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? जनरली हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल में जब आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है तो जो गर्ल्स होती है वो क्या लेती है? होम साइंस ज़्यादा प्रीफर करती है, और आपका बॉयज क्या प्रीफर करता है? फिजिकल एजुकेशन। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये आपका जेंडर स्टीरियोटाइप्स का है कि इंक्लूसिव अप्रोच का है? इंक्लूसिव अप्रोच तो है ही नहीं। जेंडर इक्वलिटी, जेंडर समानता का बात तो है ही नहीं यहाँ पर। कि ये डिस्कवरी अप्रोच है, ये भी नहीं होगा। तो ये किसका है? जेंडर रूढ़िवादिता। समाज में एक रूढ़िवादिता बन गया है, स्टीरियोटाइप्स बन गया है कि लड़की है तो होम साइंस और लड़का है तो फिजिकल एजुकेशन, जो कि गलत है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेना चाहिए, इस बेसिस पर नहीं लेना चाहिए कि उसका जेंडर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ गया। सेशन को लाइक भी करते जाइएगा, शेयर भी करते जाइएगा, और बेहतर तैयारी के लिए, नोट्स वगैरह के लिए, आप टेस्ट सीरीज के लिए आप एग्जामिनर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि डाइवर्सिटी इन ए क्लासरूम इज ए फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या है? मान लेते हैं कि आप एक क्लासरूम के टीचर हैं। मान लेते हैं कि आप केवी के टीचर हैं। लेट्स एज्यूम कि आप एक केवी के टीचर हैं। आप जब केवी की स्कूल में जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे आपके क्लास में आपको देखने को मिलेगा। कोई आर्मी बैकग्राउंड से है, कोई और कुछ बैकग्राउंड है। तो वहां पर आपको सबसे पहले क्या दिक्कत आएगी? ये एक अच्छा बात है कि नेगेटिव बात है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए कि ये एक पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है कि आपके स्कूल में या आपके क्लासरूम में अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे हैं, अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं, अलग अलग प्रोफेशन के बच्चे हैं, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड के बच्चे हैं। तो ये आपके लिए क्या है? एक पॉजिटिव है। आपको यहाँ पर दिक्कतें आ सकती है, बट अगर आप प्रॉपर टीचिंग मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं, इन सारे सभी बच्चों के लिए, क्योंकि ये एक प्रकार से किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिनी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। इंडिया का जो कल्चर है कि डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस चीज का बेनिफिट आप ले पाएंगे। तो ये आपको एज ए क्या हेल्प करेगा? एज ए रिसोर्सेस हेल्प करेगी आपको। भाषा सिखाने में आपको हेल्प करेगा। मान लेते हैं कि कोई आपका पंजाब से है, कोई बंगाल से है, तो बंगाल वाले से आप बंगाली सीख सकते हैं, और पंजाब वाले से पंजाबी सीख सकते हैं, और बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं। तो दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है और बेनिफिशियल है सब 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 फैक्टर्स के लिए।
मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन, यह असेसमेंट की बात हो रही है आपका। ये सारे क्लासेस अभी तक नहीं हुआ, ना ही एप्लीकेशन में हुआ है और ना ही आपका यूट्यूब में हुआ। बट बहुत कोई का क्वेश्चन आ रहा था कि सर प्रैक्टिस भी कराते रहिए साथ साथ में, सो दैट दोनों एक साथ चले, क्योंकि आपका एग्जाम आई थिंक 2 महीना के अंदर हो जाना चाहिए। तो साथ साथ में प्रैक्टिस भी होते रहेगा तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। सिलेबस का काफी पोर्शन आपका प्रैक्टिस के माध्यम से भी कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि which of the following kind of assessment becomes assessment as learning। तो यहाँ पर कौन सा असेसमेंट आपका किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, अधिगम का रूप को बताता है। तो अब पहला अगर आप देखेंगे तो असेसमेंट डन बाय द टीचर एट द एंड ऑफ सेशन, तो ये आपका असेसमेंट एज लर्निंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, असेसमेंट डन बाय स्पेशल एजुकेटर बिफोर द सेशन, सेशन से पहले भी अगर हम लोग असेसमेंट लेंगे तो इसका कोई तर्क बनता ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं कि उस टॉपिक के बारे में, और उससे पहले ही अगर आप असेसमेंट कराएंगे तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। और ऑप्शन सी है कि सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन, ये आपका आंसर हो जाएगा किस चीज का, असेसमेंट एज लर्निंग। 3 प्रकार का होता है, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट एज लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच हो रहा है, और वो है आपका विद्यार्थियों द्वारा किया गया सेल्फ असेसमेंट। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि ए टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू रिवाइज क्वेश्चंस एंड क्लैरिफाई डाउट व्हाइल लर्निंग अबाउट ए न्यू कॉन्सेप्ट। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसके पीछे रीजन क्या दिया गया कि रेजिंग क्वेश्चन क्रिएट्स ए ब्लॉक इन डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ये गलत है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आपका समालोचनात्मक चिंतन के विकास में क्वेश्चन रेज करना आपका बाधा नहीं उत्पन्न करता, जबकि ये और क्लियर करता बढ़िया से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि असर्शन ए तो सही है, कथन ए सही है, बट उसका जो रीजन दिया गया वो गलत है, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 काफी लंबा चौड़ा ऑप्शन है, पढ़ने में आपका टाइम जाएगा। तो लेट्स क्वेश्चन नंबर 16 को आप ध्यान से देखेंगे। सीडीपी का यही खासियत है कि क्वेश्चन देख के आपको भारी भरकम लग सकता है, बट जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है। यानी कि फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात किया जा रहा है, किसकी बात किया जा रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन का यहाँ पर, कि फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप व्हिच फ्लोइंग इज लाइकली टू केस हाइंडर्स, कौन सा बाधा बनेगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि कल्चरल सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी, ये तो आपका बाधा नहीं बनेगा डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए। अगर हम कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करेंगे तो वह पॉजिटिव माहौल बनेगा। ऑप्शन बी है यहाँ पर कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम देयर सोशल ग्रुप, अगर उन लोगों के सोशल ग्रुप से हम लोग किसी रोल मॉडल को प्रेरणा का स्रोत बनाएंगे तो क्या वो आपका बाधा बनेगी, नहीं बनेगा, वो आपका पॉजिटिव है, वो आपको और मोटिवेट करेगा उन लोगों को। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे आप, तो ऑप्शन नंबर सी बोला जा रहा है यहाँ पर हाईलाइटिंग डिफरेंसेस इन वेरियस प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिंग हायरार्की अमंग देम, ये गलत है कि प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उसमें क्या करेंगे हम लोग हायरार्की बना देंगे कि हाँ तुम इस ग्रुप का, तुम इस ग्रुप का है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत, सही उत्तर हो जाएगा कि यही बाधा है किस चीज के लिए, डिसएडवांटेज ग्रुप को अगर हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर में लाना चाहते हैं तो। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है आपसे कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले, यानी स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिफिकल्टीज, वैसा स्टूडेंट्स जिसको लर्निंग डिफिकल्टीज है वे किस प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे तो बोला जा रहा है कि विद्यार्थी अपने शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं, ये गलत है। हर विद्यार्थी में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, इसलिए सभी का एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, ये भी आपका गलत है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप स्टूडेंट्स को जिसको डिफिकल्टीज है पढ़ाई लिखाई में, लर्निंग डिफिकल्टीज है, उसको हम स्पेशल एजुकेशन स्कूल में क्यों पढ़ाए, क्यों नहीं उसको नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी बोला जा रहा है यहाँ पर कि आर ऑलवेज हाइपर एक्टिव, कि लर्निंग डिफिकल्टीज वाले ऑलवेज हाइपर एक्टिव होती है, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये आपका सही हो जाएगा कि आर लाइकली टू डिफर इन देयर एकेडमिक स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस। लर्निंग डिफिकल्टीज अगर उसमें है तो उसका जो एकेडमिक स्ट्रेंथ और बहुत सारे चैलेंजेस में क्या हो सकती है, वो बाकी बच्चों से अलग अलग हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ लो विजन, यानी वैसा स्टूडेंट्स है आपके क्लासरूम में जिसका विजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लो विजन है, इट इज इंपॉर्टेंट टू, इसके लिए आप क्या करेंगे। इसके लिए पहला ऑप्शन है
कि हैव अप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइसेस इन द क्लास, कि क्लास में आप प्रॉपर डिवाइस यानी उपयुक्त सहायक उपकरण रखेंगे सो दैट वो सीख सके। तो यही आंसर हो जाएगा कि हम लोग क्लास में क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइस रखेंगे ताकि उसका लो विजन को हम लोग क्या कर सके, ओवरकम कर सके। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि स्टूडेंट्स हैविंग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट यानी इसको अटेंशन में प्रॉब्लम हो, तो जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है, उसके लिए क्या सही आपसे यहाँ पूछा जा रहा कि हैव परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इम्पल्सिबिलिटी, आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते, यही आपका आंसर हो जाएगा। एडीएचडी वालों के लिए क्या हो जाता है, क्या रहता है, हैव परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इम्पल्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेटेजी इज लाइकली टू बी इफेक्टिव इन कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, यानी इनमें में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। यानी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, उसे हम लोग गिफ्टेड स्टूडेंट्स कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की एक इफेक्टिव रणनीति है। ऑप्शन नंबर ए, गिविंग एडिशनल टाइम टू कंप्रीहेंड इन्फॉर्मेशन, पहले से ही वो गिफ्टेड है तो अतिरिक्त समय देने की कोई मतलब बनता नहीं है। असाइनिंग सिंपल एंड इजी क्वेश्चन नहीं देंगे। गिविंग चॉइस ऑफ सेल्फ इनिशिएटेड हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क, ये सही है कि स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य प्रोवाइड करेंगे ताकि वो और बेहतर कर सके जो लोग गिफ्टेड चिल्ड्रन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 21, टू गेन नॉन इनेट लर्निंग सच एज प्लेइंग ए फ्लूट, प्लेइंग चेस, गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए, यानी कुछ लर्निंग होता है जो हम लोगों का जन्मजात होती है और कुछ होता है जो हम लोग बाहरी पर्यावरण से, इसके फोल्डिंग से हम लोग सीख सकते हैं। तो जो जैसे फ्लूट बजाना, चेस खेलना, ये सारा आपका गैर जन्मजात अधिगम है। तो इसको सिखाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सिखाने के लिए सम फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस एंड इंटरेस्टिंग मोटिवेशन आर रिक्वायर्ड। यानी आप देखे होंगे जो लोग बांसुरी बेहतर बजाते हैं या शतरंज बढ़िया खेलते हैं, उन लोगों का अंदर से मोटिवेशन रहता है। इस क्रिकेट के मामले में अगर हम लोग देख ले, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान है, क्यों है, क्योंकि उसको कोई ये नहीं बोले थे कि तुमको क्रिकेट खेलना है। महेंद्र सिंह धोनी, उनको कोई ये नहीं आके बताया था कि तुमको क्रिकेट खेलना है, उनका अंदर से रुचि था उस चीज में। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डू स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट, विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं, कि सिर्फ टेक्स्ट बुक से सीखते हैं, तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस से भी सीखता है। बाय रिपीटिंग वर्ड ऑफ द टीचर ओनली, टीचर का वर्ड को रिपीट करके सीखते हैं, गलत। बाय इंटरेक्टिंग विथ देयर सराउंडिंग, सराउंडिंग में इंटरेक्ट करके बच्चे सबसे बेहतर सीखते हैं। जैसे फोटोसाइंथिसिस आप क्लास में पढ़ा दिए तो इसमें आपको 2 कैटेगरी का 3 कैटेगरी का बच्चा मिलेगा। एक जो आप जो पढ़ाए उसी को हुबहू रट लेगा। दूसरा, जैसे आप फोटोसाइंथिसिस पढ़ाए होंगे, पेड़ पौधे के बात किए होंगे, सूरज का बात किए होंगे, वो बाहर खिड़की से देख रहे होंगे और जब वो घर वगैरह जा रहे हैं तो वो सोच रहे होंगे। और एक थर्ड प्रकार का कैटेगरी भी होगा जिसको कोई मतलब नहीं रहेगा कि आप क्या पढ़ा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 23, कि पेडागोगीज व्हिच आर डोमिनेटली यील्ड टू ऑफ नॉलेज, ज्ञान के शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा प्रबल रूप में से किस चीज के लिए सहायक है। पेडागोगी व्हिच आर डोमिनेटली यील्ड टू ऑफ नॉलेज, ज्ञान के शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा प्रबल रूप में किस चीज में सहायक है, कि बाल केंद्रित, कंस्ट्रक्शन, अध्यापक सेंट्रिक, चाइल्ड सेंट्रिक, मोर रिप्रोडक्टिव। यह आपका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, चाइल्ड सेंट्रिक कंस्ट्रक्शन। सही है। 24 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि which of the following type become a barrier to students engagement in learning process, यानी इनमें में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाते हैं, यानी कौन सा आपका स्टूडेंट के लर्निंग में बैरियर है। तो ऑप्शन नंबर ए, कि असाइनमेंट रिलेटेड टू स्टूडेंट्स लाइफ, विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना, बाधक बनता, यहाँ पर नहीं बनता, नहीं बाधक बनता, तो ये तो बाधक नहीं बनेगा, इससे उसको और एक्सपोजर मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी, कि असाइनमेंट बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट, सही बात, उसका मोटिवेशन बना रहेगा और उत्सुक होगा, वो क्यूरियस होगा। असाइनमेंट दैट आर टू इजी फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से अगर आप बहुत इजी असाइनमेंट देंगे तो उस विद्यार्थी का लर्निंग में क्या होगा, वो बाधक बनेगा, और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कि व्हाट शुड द लर्निंग बी लाइक, अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए, लर्निंग आपका किस प्रकार का होना चाहिए। तो लर्निंग हमेशा क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल एंड कंटेक्चुअलाइज्ड, अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं जो जरूरत नहीं हो चीज, तो उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द टाइम, यानी जिस टाइम आप पढ़ा रहे हैं, टाइम बोलने का मतलब कि आपका रेफरेंस टाइम में,
यानी अगर आप किसी क्लास 3 बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो क्लास 3 के बच्चों को जो जो चीज़ें सिखाना चाहिए वो सारा चीज़ें वो सीखना चाहिए। अगर आप क्लास 3 के बच्चों को क्लास 1 का चीज़ें पढ़ाएंगे तो भले उसके लिए आसान होगा, बट वो मीनिंगलेस होगा, कोई मीनिंग नहीं होगा उसका। वो समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए, सराउंडिंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए जो भी चीज़ आप पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा जा रहा है, इसको हिंदी में पढ़ते हैं। हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते हैं। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्टेजेस होता है उसमें फेरबदल करते हैं। फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले क्या सबसे पहले आप अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं? नहीं करते हैं। रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं? नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जैसे हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उस प्रॉब्लम से संबंधित जो भी आपका पास इंफॉर्मेशन है, तथ्य है, उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। फिर हम लोग उस समस्या जो है उसका हम लोग इंपॉर्टेंस को क्लियर करते हैं। फिर जो भी आपके पास तथ्य या कॉन्सेप्ट है उसकी हम लोग जांच करते हैं। फिर उसका जनरलाइजेशन होता है। फिर हम लोग जो भी आपके पास कंक्लूजन आता है उसका असेसमेंट करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का टोटल कितना स्टेज है? टोटल 6 स्टेजेस हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे तो डिटेल्स में सारे चीज़ों को देखेंगे, अभी आपको जनरल व्यू दे रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा जा रहा है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व भी बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपूर्ण समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को इग्नोर करना चाहिए? नहीं, इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। बच्चे अगर सराउंडिंग से कुछ सीखे हैं तो ये उसके लिए प्रीवियस नॉलेज हो गया, उसका एक्सपीरियंस हो गया। उसी के बेस्ड पर हम लोग उसको उससे बेहतर कुछ सिखा सकते हैं। ऑप्शन बी कि अटेम्प्ट टू रिप्लेस इट विथ स्टैंडर्ड स्कूल करिकुलम, कि उस चीज को हम लोग स्कूल का करिकुलम से बदल देंगे? नहीं बदलेंगे। गिव इंपॉर्टेंस टू दिस अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उनके ज्ञान अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। ये सही है कि अगर वो कुछ सीख के आया है बाहर से, इन्वायरमेंट से, घर से, तो उस चीज को हम लोग क्या देंगे? इंपॉर्टेंस देंगे। अगर हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे तो बच्चे ये समझेंगे कि हाँ, हमको क्या है, बाहरी दुनिया से भी इंटरेक्ट करना है और वहां से भी बहुत सारी चीजें सीखना है। इससे टीचर हम लोगों को क्या करेंगे? बेहतर समझेंगे। 28 आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। स्कूल शुड इग्नोर द इमोशनल साइड ऑफ लर्निंग, जो कि पूरा का पूरा नेगेटिव स्टेटमेंट है। स्कूल को कभी भी इमोशनल साइड, लर्निंग के इमोशनल साइड को इग्नोर नहीं करना चाहिए। रीजन दिया है कि इमोशन एंड कॉग्निजेशन आर नॉट रिलेटेड, ये भी आपका नेगेटिव है। इमोशन एंड कॉग्निजेशन बोथ आर इंटर रिलेटेड, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, कि ए एंड आर दोनों ही क्या, फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर मूव कर चुके हैं हम लोग। टोटल 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा जा रहा है कि एजुकेशन शुड एम एट मोटिवेटिंग स्टूडेंट फॉर, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को किसके लिए प्रेरित करना होता है? कंपटीशन के लिए, कि रॉट मेमोराइजेशन के लिए, कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए, कि पासिव नॉलेज के लिए? हम लोग बच्चों को क्यों बताते हैं कि शिक्षा जरूरी है? ताकि बच्चे खुद से इंडिपेंडेंटली चिंतन कर सके, थिंकिंग कर सके। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ कैन लर्निंग बी फैसिलिटेटेड, अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? प्रोमोटिंग इंटिटिव व्यू ऑफ एबिलिटी, योग्यता के सत्य दृष्टिकोण को बढ़ावा दे करके। नॉट शेयरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ टास्क विथ लर्नर, ये तो गलत स्टेटमेंट है। इंक्रीजिंग कंपटीशन एमंग स्टूडेंट, ये भी गलत है। इस प्रकार से हम लोगों को लर्निंग नहीं देना चाहिए। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रिफ्लेक्शन, हाँ, कि चिंतन या परिवर्तन के मौके प्रदान करके हम लोग लर्निंग को क्या कर सकते हैं? फैसिलिटेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अब जो भी इस सेशन में लास्ट तक बने हैं उन लोगों के लिए ये है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका टोटल 30 में कितना क्वेश्चन जो है आपका सही हुआ, और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। अभी देखते हैं हम लोग सिलेबस कब तक आ जाता है जैक की ओर से। अभी तक कोई न्यूज नहीं आया है कि सिलेबस, और हमको जैसा फील आ रहा है कि आपको कोई सिलेबस वगैरह मिलने वाला नहीं है जैक की तरफ से। अब डायरेक्ट एग्जाम ही होगा। अगर सिलेबस देना रहता तो पहले ही दे दिए रहते, उसके लिए टाइम नहीं लगाते। या ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि एग्जाम से 7 दिन पहले बता दे कि हाँ ये सिलेबस है, कुछ भी हो सकता है झारखंड में। बट आई थिंक आपको सिलेबस प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा जैक की तरफ से। जैक की तरफ से बस इतना ही लिख दिया गया है कि आपका जो है 12 लेवल तक रहेगा लेवल 1 में, और आपका लेवल 2 में ग्रेजुएशन लेवल तक रहेगा। बस यही सिलेबस है, और उसी के यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखना है, या आपको 11-12 तक का जैक का सिलेबस देखना है, या आपके ऊपर पूरा का पूरी छोड़ दिया है।
अगर हम लोग बैचेस की बात करें, डिटेल्स में बात करते हैं अंत में बैच के बारे में हम लोग। जो पेपर 1 का बैच है, ये आपका पूरा का पूरा जेटेट का जो पैटर्न है उस पर आधारित है। सीडीपी 30 मार्क्स का इसमें कवर होगा, आपका जीएस 30 मार्क्स का, जिसमें साइंस और सोशल साइंस दोनों देखने को मिलेगा। साथ में झारखंड जीके भी हम लोग करा देंगे, क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जाए। मैथ 30 मार्क्स का, और भाषा जो 15-15 का इंग्लिश हिंदी है वो आपका कवर हो जाता है। और इसमें आपको 15 टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराया जाता है क्लास के अलावा। और आपको सारे क्लासेस का नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है ई नोट्स के फॉर्मेट में। नोट्स का आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते। यहाँ पर आपका पेपर 2 की बात करें तो साइंस एंड मैथ का आपका 6 to 8 का 60 मार्क्स कवर होगा, सीडीपी 30 मार्क्स और भाषा आपका 30 मार्क्स, दोनों भाषा, क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके जो लैंग्वेज इंग्लिश 15 और हिंदी 15 है। उसी प्रकार से सोशल साइंस की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ भी सेम पैटर्न है। आपका पेपर 2 का 15 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा। आपका नोट्स नॉन प्रिंटेबल, आप प्रिंट नहीं कर सकते, बट ऑफलाइन डाउनलोड करके रख सकते हैं। कॉम्बो बैचेस भी लॉन्च हुआ है। उसके बाद आप अगर टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया गया है। 15 टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा, 15 ऑनलाइन टेस्ट आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।